Assalamu alaikum viewers. Please like, share and subscribe this channel. Links of PDF files used in this video are given in description. So today we shall study part 5 of valence bond theory or hybridization theory of coordination complexes, and in this particular lecture we shall focus on coordination number 9 along with some demerits of this theory. So this particular example is actually the टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 9। तो अगेन इस कॉम्प्लेक्स में हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो चार्ज सेपरेशन करेंगे। इस ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पर -2 चार्ज है। व्हाट इट मींस कि इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो है यहाँ पर ये हाइड्राइड आयन है और रीनियम है। हाइड्राइड जो है वो -1 चार्ज है उस पर, तो 9 हाइड्राइड्स पर -9 होगा, तो इस रीनियम पर +7 होगा, तो बाहर जो चार्ज है वो बैलेंस होगा। देखें, वी शुड नॉट कंफ्यूज दिस हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन नहीं है, दिस इज़ हाइड्राइड। नंबर 1 कि ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, दैट इज़ वाई इट इज़ लाइंग इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कैसे बना रहा है, अगर हम ये इसकी सिचुएशन देखें तो दिस इज़ दी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन और कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन। तो इस फॉर्म में ये कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो जब हम इसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे और इसको हाइड्राइड में कन्वर्ट करेंगे, नाउ इट गॉट पेयर। नाउ ये पेयर जो है वो डोनेट होगा थ्रू कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। नाउ हाइड्राइड जो है वो एक्ट करेगा एज अ लिगेंड। सो अगर हम रीनियम की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वो है 6s2 एंड 5d5। एक्चुअली मैंगनीज के बाद टेक्नीशियम है और टेक्नीशियम के बाद रीनियम आता है, ये उसी ग्रुप में है। सो अगर हम इस वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन को ऑर्बिटल की फॉर्म में लिखेंगे तो देन वी शैल राइट इट लाइक दिस कि ये 5d5 है एंड 6s2 है, वेयर एज 6p इज़ एम्प्टी। अब अगेन अगर आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर में देखें तो रीनियम जो है वो +7 फॉर्म में है, तो हम यहाँ पर इसको +7 फॉर्म में लेके आएंगे। तो S वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे और D वाले जो हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो गए। नाउ यहाँ पर देखें कि ये एक्चुअली हाइड्राइड है और यहाँ पर 9 हाइड्राइड्स जो हैं वो वर्किंग एज आ लिगेंड्स एंड आर अटैच टू दिस रीनियम। तो यहाँ पर हमें 9 ऑर्बिटल्स जो हैं वो चाहिए। सो हम 5d ऑर्बिटल्स, 1s ऑर्बिटल एंड 6p ऑर्बिटल जो हैं इनको मिक्स करेंगे एंड आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन दे विल फॉर्म 9 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और हर ऑर्बिटल का जो नेम है वो है d5sp3, क्योंकि 5 टाइम इसमें d कंबाइन किया है, 1 टाइम इसमें s कंबाइन किया है एंड 3 टाइम जो है वो इसमें p कंबाइन किया है। ऑल आर एम्प्टी इन नेचर। और जो हाइड्राइड है, अब हाइड्राइड का ये जो 1s ऑर्बिटल है जिसमें में ये लोन पेयर पड़ा हुआ है या इलेक्ट्रॉन पेयर पड़ा हुआ है, दैट विल ओवरलैप विद दीज एम्प्टी d5sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो इस तरह यहाँ पर अगर आप देखें तो 9 कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो है वो बन रहे हैं एंड ऑल आर सिग्मा इन नेचर। तो इनमें से हर जो है वो सिग्मा बॉन्ड है। देखें, पाई बॉन्ड भी बन सकता है, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ऑलवेज सिग्मा बने, लेकिन बिटवीन 2 एटम्स जब एक बॉन्ड होगा तो वो ऑलवेज सिग्मा होगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं कि दीज आर सिग्मा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड्स। नाउ d5sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं ये स्पेस में अरेंज होते हैं इन ट्राई पिरामिडल फॉर्म। ये जो स्ट्रक्चर है ये आपको यहाँ पर काफ़ी डिफिकल्ट नज़र आ रहा है। इसको हम ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर भी कहते हैं कि इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। वो कैसे, अगर आप यहाँ पर देखें तो ये एक स्ट्रक्चर जी, ये जो 2 इसकी प्लेन्स हैं वो इस तरह है जैसे कि एक ओपन बुक जो है वो पड़ी होती है। तो अगर आप ये हाईलाइटेड पोर्शन में देखें तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 ये हाइड्राइड जो हैं यहाँ पर कंज्यूम हो चुके हैं। उसके बाद जो 4 हैं वो आगे पीछे दाएं बाएं से ये वाले हाइड्राइड जो हैं दे आर मेकिंग कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड विद दिस सेंट्रल रीनियम। सो इस तरह इस ज्योमेट्री को हम कहते हैं कि दिस इज़ आल्सो कॉल्ड एज ट्राई पिरामिडल ज्योमेट्री। इसमें एक्चुअली अगर आप देखें ये
हाइड्रोजन ये और ये तीन जो हैं ये आउट ऑफ द प्लेन आ रहे हैं, तो दैट इज़ वाई दिस स्ट्रक्चर इज आल्सो कॉल्ड एज ट्राई पिरामिडल, और इसको हम ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर भी कहते हैं। दिस इज़ द इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। जाहिर है कि यहाँ पर ये जो हमने डी यूज़ किया है ये आउटर डी भी हो सकता था, क्योंकि 6 के पास ये जो 6 शेल है इसमें एम्प्टी डी जो है वो पड़ा है, लेकिन हमने जो कंज्यूम किया है वो इनर डी किया है, बिकॉज सारा इनर डी जो था वो जब +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में रीनियम गया है तो वो एम्प्टी हो गया। सेकंड जो है कि दिस इज़ आल्सो अ डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे वो सारे तो लूज़ हो गए हैं, तो हाइड्राइड जो है वो पेयर की फॉर्म में सारे इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर डोनेट कर रहा है, तो एज अ रिज़ल्ट ऑफ विच यहाँ पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा एंड दिस विल बी डायमैग्नेटिक इन नेचर। सो दिस वाज द ज्योमेट्री और शेप ऑफ दिस complex and it is the coordination number 9, and for this lecture it is the last example which we are studying. Next हम देखते हैं कि what are some demerits of this valence bond theory। देखें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम इस स्टेज पर पढ़ क्यों रहे हैं, वो हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि जो वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी का थर्ड पोस्टुलेट था दैट वाज कि ज्योमेट्री और द स्टीरियोकेमिकल प्रॉपर्टीज of the complexes depends upon the secondary valency और coordination number। तो हमने देखा है कि जितने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं वही इसकी ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करते हैं। इसके अलावा इसमें जो हमने एक्स्ट्रा फीचर्स पढ़े हैं वो ये है कि सम हाउ पार्शियल इन्फॉर्मेशन अबाउट द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जो है वो भी ये थ्योरी हमें देती है। सिमिलरली आउटर ऑर्बिटल एंड इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस का कॉन्सेप्ट भी जो है वो हमें इस थ्योरी ने दिया है। लेकिन इस थ्योरी के जो डीमेरिट्स हैं या कुछ डिसएडवांटेजेस हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले है कि ज्योमेट्री ऑफ कॉपर टेट्रामीन कॉम्प्लेक्स इज़ नॉट एक्सप्लेन्ड प्रॉपर्ली बाय दिस थ्योरी। देखें इसको जब हमने एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया कि ये ज्योमेट्री जो है वो स्क्वायर प्लेनर है, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री जो है वो ओनली पॉसिबल व्हेन वी डू DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन जो बॉन्डिंग सिचुएशन थी उसमें अगर हम देखते हैं तो VBT जो है वो एक्सप्लेन करती है कि इट कैन बी पॉसिबल बाय sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यस, हम DsP2 हाइब्रिडाइजेशन बना सकते हैं कि अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर दें आगे p ऑर्बिटल्स में तो एक d ऑर्बिटल जो है वो डेलिबरेटली हम उसको एम्प्टी करें। तो ऐसा हमने बाकी किसी कॉम्प्लेक्स में नहीं किया, जस्ट इसी कॉम्प्लेक्स में किया। हैंस ये एक डिसएडवांटेज है कि दिस थ्योरी वाज नॉट पॉसिबल was not able to explain the formation of copper tetramine complex। Second जो है कि effect of strong field and weak field ligands on pairing of electrons is not explained। देखें हमने जैसे कि ये अमोनिया है ये strong field ligand है, कार्बोनाइल है वो strong field ligand है, तो strong field के ligands के केस में हमने deliberately electrons को pair up किया है, उनको हमने जो इनर ऑर्बिटल्स हैं वहाँ पर उनको पुश किया है बाय डूइंग सम रीअरेंजमेंट बाय मेकिंग अ स्टार एट दी सेंट्रल मेटल एटम और आयन। लेकिन वाई ये अमोनिया और कार्बोनाइल जो हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं एंड दे मेक द इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप, वेयर एज क्लोराइड्स हैं जितने हैलोजन्स हैं फ्लोराइड्स हैं उस केस में हमने जो इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप नहीं किया क्योंकि वो वीक फील्ड लिगेंड्स हैं। तो हमें ये पेयरिंग की जस्टिफिकेशन जो है वो ये थ्योरी जो है वो नहीं बताती। यानी कि ये तो हम कर रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड वीक फील्ड लिगेंड्स का एप्लीकेबल तो इनको बना रहे हैं, बट व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ दैट एप्लीकेशन कि वाई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स आर पेयरिंग द इलेक्ट्रॉन्स एंड वीक फील्ड लिगेंड्स आर नॉट पेयरिंग द इलेक्ट्रॉन्स, दे आर मेकिंग द इलेक्ट्रॉन्स एज इट इज़ अनपेयर्ड फॉर्म। तो इसकी भी एक्सप्लेनेशन जो है वो इस थ्योरी ने हमें नहीं बताई। थर्ड है कि हमें इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस का और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस का तो पता चल गया है कि जिसमें इनर डी ऑर्बिटल होता है वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस है और जिसमें आउटर डी ऑर्बिटल कंज्यूम होता है वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस हैं। लेकिन एक्सपेरिमेंटली हमने ये देखा है कि जो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं दे आर वेरी मच स्टेबल, इनको ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा हार्श कंडीशंस की ज़रूरत है। वेयर एज जो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं दे आर ईजिली ब्रेकेबल, तो उनको हम जो है वो डिस्टेबलाइज कर सकते हैं। तो इस स्टेबिलिटी का रीज़न क्या है वो हमें नहीं पता कि वाई इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस आर मोर स्टेबल वेयर एज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस आर लेस स्टेबल। नेक्स्ट है कि इट गिव्स द पार्शियल इन्फॉर्मेशन ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। देखें ये हमें ये तो बताती है कि किसी में इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप हैं या नहीं है।
तो दिस थ्योरी हैज़ नॉट गिवन अस एनी एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, नंबर वन, एंड नंबर टू, दिस थ्योरी हैज़ नॉट प्रोवाइडेड अस दिस इंफॉर्मेशन इन सम क्वांटिटेटिव मैनर। तो हमें ये तो पता है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ तब डेवलप होती हैं जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जब डायमैग्नेटिक होता है मटेरियल तो उसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। लेकिन वो डायमैग्नेटिक है तो किस हद तक है, अगर अनपेयर्ड उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं या पैरामैग्नेटिक है तो कितना वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्ट करता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो ये भी इंफॉर्मेशन जो है वो हमें इस थ्योरी ने नहीं बताई। सो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ तो बताया है, लेकिन क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट जो है वो इस थ्योरी ने हमें नहीं बताया। नेक्स्ट है कि वाई सम कॉम्प्लेक्सेस नॉट ओबे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। देखें, हमने वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी में ये पढ़ा था कि सेकेंडरी वैलेंसी एंड प्राइमरी वैलेंसी जो है वो कोऑर्डिनेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट को कहते हैं, और जो हर एलिमेंट है ट्राइज टू फुलफिल इट्स प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। लेकिन हमने देखा है कि कुछ कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो EAN रूल को ओबे नहीं करते। सो वाई वो कॉम्प्लेक्सेस EAN रूल को ओबे क्यों नहीं करते, दिस एक्सप्लेनेशन हैज़ नॉट बीन मेड बाय दिस थ्योरी। सिमिलरली मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो इस थ्योरी ने नहीं बताया और वो साइलेंट है, दैट इज़ दी कि वाई सम कॉम्प्लेक्सेस अपीयर्स कलर्ड एंड वाइल अदर्स आर कलरलेस। तो देखें, कुछ कॉम्प्लेक्सेस कलर्ड है और कुछ जो है वो कलरलेस है। इवन जो कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो वाइट कलर के होते हैं उनको हम कलरलेस कहते हैं। तो रीज़न क्या है, इसके बारे में ये थ्योरी बिल्कुल साइलेंट है, देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन। सो यही कुछ जो है प्रॉब्लम्स थे इस थ्योरी में, डी मेरिट्स थे, एज अ रिजल्ट ऑफ विच फिर हम जो है वो नेक्स्ट थ्योरी की तरफ जो है वो मूव करेंगे, एंड दैट थ्योरी इज़ कॉल्ड एज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और CFT। देखें, कोई भी थ्योरी जो है वो कंप्लीट जो है वो नई थ्योरी है, उसमें कोई ना कोई डेफिशिएंसी रह जाती है, तो इसीलिए ये एक एवोल्यूशन का प्रोसेस है। एवरी टाइम वन थ्योरी जो लेटेस्ट थ्योरी आती है तो उससे जो प्रीवियस थ्योरी होती है उसमें कुछ डी मेरिट्स होते हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट डी मेरिट्स नई थ्योरी इम्प्रूव थ्योरी आती है जो कि उन डी मेरिट्स को किसी हद तक जो है उनका प्रॉब्लम का सलूशन लेके आती है। सो इसीलिए हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को जो है वो नेक्स्ट पढ़ेंगे कि उसने इनमें से कुछ प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व किया है, एंड इन द कमिंग लेक्चर्स वी शैल स्टडी कि वाई this crystal field theory is advanced as compared to valence bond theory, and why even this theory is called as crystal field theory. So this was all about the valence bond theory. This theory has been covered in almost 5 lectures. I hope आपको इन सारे lectures की understanding हो गई होगी. However, if you have any confusion, let me know. I will try to explain you to the best of my knowledge. Okay, thank you. Allah Hafiz.